गोविलायस। जैसे कि आप जानते हैं, आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम पॉलिटी की सीरीज़ लेके आए हैं। ऑलरेडी 8 लेक्चर रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। आज हम 9th लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक प्रेम्बल की, एक उद्देशिका की। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी प्रेम्बल पे। देखिए, प्रेम्बल जैसे आप कोई किताब लेते हैं, उसमें एक इंडेक्स होता है। वो इंडेक्स देख के आप समझ जाते हैं कि किताब के अंदर क्या क्या रखा गया है, क्या क्या मटेरियल इस किताब में हमें दिखाई देता है। तो यही जो नेचर है वो आपको प्रेम्बल में भी है। अगर आपको आपके संविधान को समझना है तो आप उसके प्रेम्बल को अगर देखेंगे तो हमारे संविधान में जो जो बातें हैं, जो जो इसका उद्देश्य है संविधान का, जो जो इसमें सिद्धांत इस्तेमाल किए गए हैं, जो भी नियम है, वो आप एक प्रेम्बल को देखते हुए अपना सकते हैं। प्रेम्बल को देखकर आप समझ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम एक प्रेम्बल पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, जैसे हमारा प्रस्तावना, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है प्रेम्बल के लिए। एक सेकेंड, प्रेम्बल के लिए हमने जो शब्द का इस्तेमाल किया हिंदी में वो है प्रस्तावना, पर इससे हम ज़्यादा उद्देशिका, जो औपचारिक रूप है, इसे उद्देशिका कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, और 11 तारीख को हमारे राजेंद्र प्रसाद जी निर्वाचित हुए थे स्थायी अध्यक्ष के रूप में, वैसे ही 13 दिसंबर को जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी बने जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, तो उसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर प्रेम्बल बना, जिसे हम कहेंगे प्रस्तावना ने आगे चलकर किसका रूप लिया, उद्देशिका का। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, प्रस्तावना लाया गया, जिसका मकसद ये था कि भारत का संविधान किस दिशा में जाएगा, क्या उसके सिद्धांत होंगे, कैसा उसका प्रारूप होगा, वो सब यहाँ पर तय किया गया। और ये इससे संबंधित जो प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अब देखिए, ये प्रस्ताव से सभी लोग कहीं ना कहीं सहमत थे, परंतु इसमें इतना समय क्यों लगा। 13 दिसंबर और जो ये पास हुआ, ये 22 जनवरी 1947 को पास हुआ, यानी कि 40 दिन से ज़्यादा इसमें क्यों लगे, क्योंकि इसमें गांधी जी के कहने से मुस्लिम लीग का इंतज़ार किया गया, जिससे कि वो लोग आ जाएं और मिल के काम करें, परंतु वो आए नहीं। तो अंततः इसको 22 जनवरी को पास किया गया। तो ये जो टाइम क्यों लगा, ये टाइम इसलिए लगा क्योंकि वेट किया गया मुस्लिम लीग का, राइट। आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए, आगे जो हमें मिलता है, नेक्स्ट हमें जो समझना है वो है कि यहाँ पर संविधान में हमारे क्या है। ये है आपका एक संविधान, ओरिजिनल, माफ़ कीजिएगा, ओरिजिनल प्रेम्बल है ये आपका, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। ये आपके संविधान की उद्देशिका है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि यहाँ पर 3 बातें हमें बताई जाती हैं। एक नेचर, विशेषता, दूसरा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, और तीसरा सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का स्रोत। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे संविधान का एक विशेषता है, नेचर है। कैसा है हमारा संविधान? सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये है नेचर। तो ये सेक्शन क्या है, हमारे संविधान की विशेषता है, ये नेचर है ये। और नीचे वाला जो है हमारा, ये हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है ये। न्याय तीनों डायमेंशन में रखा जाएगा, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो राजनीतिक है। न्याय तीनों आयामों में काम करेगा। लिबर्टी, विचारों की लिबर्टी होगी, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आपको लिबर्टी होगी, है ना। भरोसे, फेथ, बिलीफ की अभिव्यक्ति होगी, वर्शिप की, ठीक है। इक्वालिटी में आप देखें तो यहाँ पर से आपने देखना है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। और नीचे जो है यहाँ पर आपको सोर्स बताया गया है कि असल में रियल सोवरेनिटी कहाँ स्थित है, असल संप्रभुता किसके पास है। वो है आपके, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल है कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ। ये अवर सेल्फ वर्ड आ रहा ना, तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो ओरिजिनल, जो एक रियल सोवरेनिटी है, वो हम लोगों के पास है, हम, वी द पीपल, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो प्रेम्बल है इसको 3 में आप विभाजित करते हैं, जहाँ पर नेचर की बात की गई है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात की गई है, और जहाँ पर शक्ति के स्रोत की बात की गई है, सोर्स ऑफ पावर की बात की गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, विशेषताओं में सोवरन सबसे पहले शब्द आ रहा है, तो ऐसे ही हमने पढ़ना है। सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, एक एक चीज़ को हम समझेंगे। बहुत आसान शब्दों में मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सोवरेनिटी देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि सोवरेनिटी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, हन्ना आरेंट, एक हन्ना आरेंट बहुत प्रख्यात फिलोसोफर रही हैं।
उन्होंने कहीं ना कहीं आज़ादी, फ्रीडम को अच्छी तरह औपचारिक रूप से परिभाषित किया। उन्होंने समझाया कि फ्रीडम जो होती है, आज़ादी जो होती है, उसके दो रूप होते हैं। फ्रीडम के दो रूप होते हैं, एक होती है सोवरेनिटी और एक होती है लिबर्टी। सोवरेनिटी में ऐसा होता है कि जो फ्रीडम होती है वो 100% होती है, इसीलिए जो सोवरेनिटी होती है वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दी जाती है, वो हमेशा राज्य को दी जाती है। और वहीं पर जो लिबर्टी होती है वो ऐसी आज़ादी होती है जो शर्तों में होती है, और वो शर्त होते हैं आपके नैतिकता के आधार पर वो शर्त रखी जाती है, राइट। तो ये जो लिबर्टी ऐसी आज़ादी होती है जो एक व्यक्ति विशेष को दी जाती है, राइट। जैसे उदाहरण, मेरे पास लिबर्टी है, मेरे पास सोवरेनिटी नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है कि मैं अगर आपसे कोई बात करूंगा तो बात में एक मर्यादा होनी चाहिए। मैं कुछ भी आपसे बात कर सकता हूं, मैं अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपनी जो एक्सप्रेशन है वो आपके समक्ष रख सकता हूं, परंतु कुछ ऐसी बात नहीं कर सकता जो असामाजिक है, राइट। तो ये है मेरी आज़ादी, किस रूप में? लिबर्टी। तो आप समझ पाए होंगे, सोवरेनिटी जहाँ पर 100% फ्रीडम होती है, और लिबर्टी जहाँ पर आपकी जो आज़ादी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए होती है कि सभ्य समाज का निर्माण हो। तो यहाँ पर देखिए, द टर्म सोवरेनिटी रिफर्स टू द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। तो यानी कि सोवरेनिटी जुड़ी हुई है राज्य से, व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ी हुई है, राइट। ये चीज़ आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आगे क्या है? इट मीन्स स्टेट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट एंड इन नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। मतलब कहने का मतलब है, जो भारत है उसको कोई भी मुद्दे अपने से संबंधित कोई भी मुद्दे हों, चाहे वो अंदरूनी हैं चाहे वो बाहरी हैं, उसे किसी अन्य राज्य पे निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। एक समय याद करिए, जब अंग्रेज हम पे शासन करते थे तो कहीं ना कहीं भारत में जो भी कानून बनाए जाते थे वहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, जो लंदन में बैठता था, उसके राय के बिना नहीं बन पाते थे, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आज भारत क्या है? पूरी तरह से सोवरन है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न उठ के आता है, जैसे कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, जब भारत अपना संविधान बना रहा था तो वहाँ पर 1949 में ये मुद्दा आया था कि भारत को कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता है उसको लेनी है या नहीं लेनी है, मेंबरशिप को लेना है नहीं लेना है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस सदस्यता को कबूल करते हैं। अब इस सदस्यता को अगर आप लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसमें एक समस्या आ रही है, क्योंकि इसमें नॉमिनल हेड हमें मोनार्क को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉमनवेल्थ का जो नॉमिनल हेड है वो मोनार्क है जो यूके में है। तो अगर भारत इसकी सदस्यता लेता है तो अपने आप भारत का जो नॉमिनल हेड हो जाएगा वो मोनार्क हो जाएगा। तो ये इस तरह की कुछ भ्रांतियाँ कुछ फैली थी, लोग प्रेजुडाइज हो रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं, जो हम ज्वाइन कर रहे हैं किसको? कॉमनवेल्थ को, ये एक एग्रीमेंट के द्वारा कर रहे हैं, और ये एग्रीमेंट आया हुआ है फ्री विल से। फ्री विल मतलब हम लोग किसी से, कोई भी हमें प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, हम भारत के लोग अपनी इच्छा से ये एग्रीमेंट में साइन कर रहे हैं, मतलब कॉमनवेल्थ में भाग ले रहे हैं, कॉमनवेल्थ के सदस्य बन रहे हैं। और अगर ये फ्री विल से हमने अगर एग्रीमेंट किया है तो इसी फ्री विल से हम इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, अनुबंध में आ रहे हैं, तो हम उसको कभी भी टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम किसी भी तरह से अपनी संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं अगर हम कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए क्या खूबसूरत बात कही है, राइट। इस तरह की बातें आप अपने जो आपके हाई लेवल के पेपर हैं, जैसे HCS, IS, यहाँ इस तरह के मेरी बातों को आप लिख सकते हैं अपने मेंस में, राइट। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सोवरेनिटी जो होती है उसका संबंध जो है ग्लोबलाइजेशन यानी कि संप्रभुता और वैश्वीकरण में क्या संबंध है? बिल्कुल है। देखिए, जितना आपका ग्लोबलाइजेशन होगा उतना रियलिटी में आपकी सोवरेनिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, राइट। क्योंकि देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था हमारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 से 1945 तक चला था, तो अंत में UN की स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी, और ये माना गया था कि संयुक्त राष्ट्र जो भी पूरे विश्व के लिए जो भी नियम बनाएगा उसको माना जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखते होंगे UN के द्वारा कभी भी कोई एक नियम बनाए जाते हैं, हालांकि वो राज्यों पे एकदम बाध्यता नहीं लाते हैं, वो राज्यों में बाध्यता तभी लाते हैं, देशों में बाध्यता तभी लाते हैं जब वो उसमें साइन हो जाता है, वो ट्रीटी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब वैश्वीकरण होता है तो वो प्रभावित करता है हमारे देश की कुछ नीतियों को। ये बिल्कुल सत्य है। मैंने बताया ना, UN कुछ भी कहेगा तो हमें कहीं ना कहीं उसे करना चाहिए, क्योंकि वो बात है विश्व की शांति की। जैसे अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, पर्यावरण की बात करूं, जो SDG गोल आपने सुने होंगे, 17 हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है भारत को कि वो उस SDG को मेंटेन करने के लिए अपने कुछ कानूनों में परिवर्तन करे। तो अब क्वेश्चन है कि अगर देखिए, क्या ये बात सत्य है कि ग्लोबलाइजेशन एक सोवरेनिटी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है? तो देखिए, प्रैक्टिस में तो करता है,
ये बिल्कुल करता है, अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो करता है, पर लीगल में देखा जाए, जो लीगल होता है उसमें नहीं करता है, अर्थात कानूनी तौर पे नहीं करता है। यानी कि आप यूएन की अगर कोई बात नहीं भी मानते हैं तो लीगली आपको सू नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस आप उसमें साइन नहीं करते हैं, राइट। परंतु ये बात याद रखनी है, प्रैक्टिस में हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है, पर ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है आप समझिए कि ये कॉम्प्रोमाइज़ गलत नहीं है, ये एक डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन के लिए है, राइट। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी तो देश सुरक्षित रहेंगे, देश के विवाद तो पर्यावरण के बाद होंगे ना, तो इसीलिए, राइट। तो ये चीज़ याद रखेगा। तो क्या सीखा हमने, सोवरेनिटी और ग्लोबलाइजेशन का क्या कोई संबंध है? बिल्कुल है। प्रैक्टिकल में, वास्तविकता में जो ग्लोबलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं सोवरेनिटी को हैम्पर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू इंश्योर अ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन इंटरनेशनल स्फीयर, ठीक है। यानी कि हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि कभी भी हम इस तरह के अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट में ना फंसे कि हमारी सोवरेनिटी स्थायी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो हर देश क्या करता है कि स्ट्रैटेजिक वे में खेलता है कि उसकी जो सोवरेनिटी है वो अस्थायी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, टेम्परेरी बेस में कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए, परमानेंट बेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं, अब सोवरेनिटी आप समझ गए, अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट की। देखिए जो ये शब्द है सोशलिस्ट, ये एक हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा तात्पर्य है जो संविधान 26 जनवरी 1950 को आया था, उसमें नहीं था। एक्सक्लूसिवली इसको नहीं दिखाया गया था, परंतु ये था। अगर मैं देखूं आर्टिकल, अगर मैं डीपीएसपी को अगर मैं देखूं आपका, वहाँ पर आपको जो 3 सिद्धांत दिखाई देते हैं, यानी कि जो आर्टिकल 36 से, डीपीएसपी आपका भाग 4 में आता है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, जो इतने आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल 3 सिद्धांतों में बांटा गया है इनको। एक है गांधीयन प्रिंसिपल, एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, और एक है आपका सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो समाजवाद जो है, समाजवादी विचारधारा भारत ने रखी हुई है, परंतु उसको एक्सक्लूसिवली नहीं बताया गया था उस समय, क्योंकि उस समय जो प्रचलित समाजवादी विचारधारा थी वो मार्क्स और लेनिन की ज़्यादा थी। तो भारत नहीं चाहता था, क्योंकि भारत की अपनी जो सोशलिज्म था वो एक गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा था, ना कि कार्ल मार्क्स की सोशलिज्म की तरफ। अब प्रश्न है कि सर ये जो गांधीयन सोशलिज्म है और कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म है, उसमें क्या अंतर है? देखिए, कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है वो रिवॉल्यूशन की बात करता था, वो रेडिकल अप्रोच था जिसमें हथियार उठाना जायज़ था। परंतु गांधीयन का जो सोशलिज्म है वहाँ पर रिवॉल्यूशन की बात नहीं थी, क्रांति की बात नहीं थी, वहाँ पर इवोल्यूशन की बात थी, यानी कि ग्रेजुअली, यानी कि कहीं पर भी हिंसा की कोई जगह नहीं थी, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए हमने जानबूझकर उस समय एक जो शब्द है सोशलिस्ट, उसका एक एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसका परिभाषा जो है, उसका जो अर्थ है वो बदल सकता था, क्योंकि किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है वो समय पर भी निर्धारित होता है, समय उसको परिवर्तनशील करता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर पे कि किस तरह से जो एक डोमिनियन है, उस शब्द का अर्थ 1931 में जो वेस्टमिंस्टर स्टैच्यूट बनाया गया था, उससे पहले डोमिनियन का अर्थ कुछ और होता था, परंतु 1931 का जो वेस्टमिंस्टर स्टैच्यूट है उसने डोमिनियन का अर्थ एक सोवरेनिटी की तरफ बदला। तो इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस समय पर इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। परंतु ये बात सत्य है कि लगभग 26 वर्षों के बाद, 1950 में 26 वर्ष जोड़ेंगे तो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था आपको, अगर हम डीपीएसपी को देखें तो ऐसा नहीं था। डीपीएसपी में जो हमारे बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो कहीं ना कहीं हमें सोशलिस्ट विचारधारा की तरफ अग्रसित करते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इंडियन सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म में क्या फ़र्क होता है। मैंने कहा था ना, भारत ने इसलिए सोशलिस्ट अपने आप को नहीं बोला था क्योंकि भारत का अपना वर्जन था, वो इंडियन सोशलिज्म था, पर उस समय स्टेट सोशलिज्म प्रचलित था। स्टेट सोशलिज्म का यहाँ पर मतलब है लेनिन और कार्ल मार्क्स का समाजवाद। तो यहाँ पर जो स्टेट सोशलिज्म क्या होता है, यहाँ पर जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हमेशा स्टेट के पास होते हैं, उनको नेशनलाइजेशन किया जाता है, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जहाँ से भी राज्य को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? राष्ट्र के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर इसीलिए एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कर दिया जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है या जो स्टेट सोशलिज्म है वो कहीं ना कहीं काउंटर मानने आया था पूंजीवाद को, इसलिए पूंजीवाद के विरुद्ध बात करेगा। पर वहीं पर इंडियन सोशलिज्म जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म से प्रभावित हुआ है। फेमिनिज्म का मतलब होता है वही, फेमिनिज्म में आप कहेंगे कि यहाँ पर रिवोल्यूशन की, क्रांति की जगह नहीं होती, यहाँ पर इवोल्यूशन की जगह होती है। और ये जो फेमिनिज्म है
यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाता है। अगर मैं एक आर्थिक दृष्टिकोण से देखूँ तो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाता है, राइट। तो इसीलिए भारत में आपको क्या दिखता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। एलपीजी 1991 से आपको पता है कि भारत में जो भारत की जो आर्थिक नीतियाँ थी उनको बदला गया, एलपीजी को लाया गया, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन को लाया गया। उसके बाद हमें दिखता है भारत में मिक्स इकोनॉमी का जन्म हुआ। तो उसे हम फेमिनिज्म कह सकते हैं कि भारत में कौन सी, अगर मैं समाजवाद को देखूं तो कौन सा समाजवाद है, फेमिनिज्म वाला, ठीक है, फेबियनिज्म। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इंडिया का जो सोशलिज्म है वो मिक्स इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सोशलिस्ट जो शब्द है उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जो समाजवाद, ये जो जोड़ा गया था शब्द, समाजवादी शब्द, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की क्या व्याख्या है, इट प्रिंसिपल एम टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इनकम स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको देखा, ये समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया इसका क्या तात्पर्य है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि यहाँ पर इसको जो लाया गया है, ये लाया गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो जो भारत में असमानताएं हैं, खासकर आर्थिक स्तर पे, अमीरी गरीबी जो ये बीच में गैप है बहुत ज़्यादा, उसको कम करने के लिए लाया जा रहा है। यानी कि राज्य क्या करेगा, कहीं ना कहीं हर जगह हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि राज्य जो है वो सभी को नौकरी तो दे नहीं सकता ना, तो इसीलिए प्राइवेट प्लेयर को भी आने दिया जाएगा, जिससे कि लोग, जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है, वो प्राइवेट नौकरी में अपना जीवन यापन कर सकते हैं, राइट। और इकोनॉमिक मॉडल की बात की जाए तो ये मैंने अभी बता दिया आपको, यहाँ पर भारत में आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश नहीं किया जाता है। भारत एक सोशलिस्ट देश है, तो मन में आता है कि भारत में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, पर याद रखिएगा भारत का अपना एक सोशलिज्म है जो प्रभावित है फेमिनिज्म से, जहाँ पर मिक्स इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाता है, यानी कि वहाँ पर पूंजीवाद की भी जो एक विशेषताएं होती हैं, खासकर प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो भी हमें दिखती है, राइट। इसीलिए भारत में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी आ गया, राइट, जहाँ पर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एक साथ काम करते हैं। अब आगे देखिए, आर्ग्यूमेंट है इन इंडियन डिवेटिंग फ्रॉम सोशलिज्म, यानी कि यहाँ से बहुत बार जब ये 42वें संशोधन से जो सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, 1991 से जो एलपीजी लाया गया, तो उसके बाद काफ़ी जो लोग हैं वो एक आलोचना कर रहे हैं कि भारत जो है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। इस तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, राइट। जैसे एलपीजी जो आया है 1991, इसको न्यू लिबरलिज्म का भी आप उदाहरण दे सकते हैं। लिबरलिज्म में क्या होता है, लिबरलिज्म में होता है जहाँ पर स्टेट का इंटरफेरेंस ना के बराबर होना चाहिए। जैसे जॉन लॉके हो गया, जेएस मिल हो गया, और जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ ने तो लेसेस फेयर दिया था ना, कि मार्केट को फ्री रखा जाए और स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और मार्केट अपना जो मूल्य है वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे अपना मूल्य खुद तय कर लेता है, तो इसलिए स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इकोनॉमिक लेवल पे। वहीं पर आप देखेंगे जो आपका न्यू लिबरलिज्म होता है, वहाँ पर स्टेट को कहीं ना कहीं रखा जाता है। स्टेट को एक पॉजिटिव वे में देखा जाता है कि स्टेट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा वो लोगों के हित के लिए बनाया जाएगा, राइट। तो एडॉप्शन ऑफ न्यू लिबरलिज्म इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे एलपीजी में मैंने बताया आपको 1991 में जो आया था, जिसमें बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था, मतलब प्राइवेट के लिए भी, परंतु राज्य का हस्तक्षेप रखा गया है। न्यू लिबरलिज्म में क्या होता है, राज्य का हस्तक्षेप होता है कंपैरेटिवली, किससे ज़्यादा, लिबरलिज्म से। लिबरलिज्म कौन सा, क्लासिकल, यानी कि एडम स्मिथ वाला, जहाँ पर वो लोग कहते थे राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राज्य एक नकारात्मक वे में देखा जाता था। पर न्यू लिबरलिज्म में राज्य को एक सकारात्मक वे में देखा जाता है, यानी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगा जहाँ पर लोगों का विकास करेगा, राइट। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है ये जो भारत का जो सोशलिस्ट एंगल है आप समझ पाए होंगे, ये कार्ल मार्क्स या लेनिन वाला नहीं है, ये भारत का खुद का डिज़ाइन है, राइट। आगे देखते हैं। देखिए, अब प्रश्न आता है कि भारत ने सोशलिज्म को क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि जब एक कोल्ड वॉर चल रहा था, आपको पता है कोल्ड वॉर का जो समय है, शीत युद्ध का जो समय है, वो 1945 से 1991 तक माना गया है, क्योंकि 1991 में 26 दिसंबर को 1991 को यूएसएसआर ऑफिशियली विघटित हो गया था। क्यों, क्योंकि ये किस विचारधारा में काम करता था, सोशलिज्म, और एक सोशलिज्म विचारधारा कौन सी थी, लेनिन और कार्ल मार्क्स की। तो इतना बड़ा यूएसएसआर जो था वो इस विचारधारा को जो फॉलो करता था, कट्टरता से करता था सोशलिस्ट विचारधारा को, परंतु पूरी तरह से आर्थिक स्तर पे तहस नहस हुआ और टूटा, अंत में टूटा। तो इसीलिए भारत इस चीज़ को समझता था, भारत ने ये चीज़ भी देखी है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत ने कभी भी अपने आप को एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से
कार्ल मार्क्स वाले सोशलिज्म में नहीं रखा है, अपने आपको सोशलिस्ट बोला है। सोशलिस्ट का मतलब होता है सोशलिज्म को मानने वाला। अब कितना मानने वाला वो निर्भर करता है, 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, या 100% भी हो सकता है, उसमें डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए भारत अपने आप को सोशलिस्ट तो कहता है, परंतु वो मिक्स इकोनॉमी को मानता है, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि सोशलिज्म का भी जो अंत है वो अच्छा नहीं है। वही कैपिटलिज्म भी था, ऐसा नहीं था, कैपिटलिज्म का भी अपने नुकसान थे। तो इसीलिए मिक्स इकोनॉमी को अपनाया गया भारत के द्वारा, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे, अब एक देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट में यहाँ पर क्या बात की गई है, 44th अमेंडमेंट की बात की गई है, 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ था। इसमें आपको पता ही होगा, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में, राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था उसको हटाकर एक केवल लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि राज्य क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जब बनाएगा तो उसे ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए, और अगर वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत होंगी, ज़मीनें फंडामेंटल राइट के अंतर्गत होगी, तो राज्य को क्या करना पड़ता है, राज्य को उनको कंपनसेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। विदाउट जस्टिसेबल, यानी कि फंडामेंटल राइट तो जस्टिसेबल होते हैं, तो किसी की प्रॉपर्टी छीनी जाएगी तो राज्य को कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए बाध्यता दी जाएगी, करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, जटिल। इसीलिए आप देख रहे होंगे स्टेट क्या करता है, ज़मीनों को, जिसके पास अति ज़मीनें हैं उन्हें लेकर किसी और को दे देता है, जिनके पास ज़मीनें नहीं है, तो अमीरी और गरीबी का जो गैप है उसको कम किया जाता है। तो ये सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद की तरफ आपको दिख रहा है कि राज्य इंटरफेयर कर रहा है, ज़मीनें छीन कर, अति ज़मीन जिसके पास है उसे छीन कर वो किसी गरीब को बांट रहा है। ये राज्य क्या कर रहा है कि ज़मीनों में हाईवेज़ बना रहा है जिससे लोगों को रोज़गार मिले, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो। तो इसी तरह आपको दिख रहा होगा कि 44th अमेंडमेंट जो है, जो 1978 में किया गया था, जिसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकार से हटाया गया था, उससे क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं सोशलिज्म की तरफ आपको ले जा रहा है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जा रहा है, यानी कि कैपिटलिज्म से दूर और सोशलिज्म की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि भारत कैपिटलिज्म की तरफ ही ज़्यादा बढ़ता है, वो सोशलिज्म की तरफ भी बढ़ता है। तो इसलिए मैंने बोला आपको मिक्स इकोनॉमी। आगे देखते हैं, द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ हैज़ बीन ब्रॉट बैक इनटू पॉलिसी मेकिंग, यानी कि सभी का विकास। इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ नहीं हुआ, एक के पास बहुत ज़मीन है, एक के पास ज़मीन ही नहीं है, तो जिसके पास बहुत ज़मीन है उसे उसकी एक्सेस ज़मीन लेकर गरीबों को बांट देना, तो सभी का ग्रोथ हो रहा नहीं हो रहा। तो 44th अमेंडमेंट जिसने राइट टू प्रॉपर्टी वाली जो मैंने बात बताई आपको, वो कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव ग्रोथ में शामिल किया जा सकता है। आगे देखते हैं, अब आगे शब्द आपका सेक्युलर। तो अभी तक हमने संप्रभुता को समझ लिया, सोवरेनिटी को समझ लिया है, और सोशलिस्ट जो विचारधारा है उसको समझ लिया है। अब हम देखेंगे सेक्युलर। देखिए भारत जो है, ये सेक्युलर शब्द ही 42वें संशोधन से जुड़ा गया। अब सेक्युलर के साथ भी यही समस्या थी, जब भारत अपना संविधान बना रहा था तो उस समय क्या था कि जो सेक्युलर शब्द है वो ज़्यादातर परिभाषित किया जाता था ऐसे धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहाँ पर धर्म अलग काम करेगा और शासन प्रशासन बिल्कुल अलग। अब देखिए ये तो वहाँ चलेगा ना जहाँ पर, जिस देश में मोर देन 90% एक सा धर्म है, क्योंकि विवाद नहीं होगा, 90% धर्म एक सा ही है। जैसे यूरोप में क्रिश्चियनिटी होता है, वहाँ पर अगर विवाद भी होगा तो प्रोलिटेरिएट चर्च या कैथोलिक चर्च के बीच होगा ना, और तो नहीं होगा, प्रोटेस्टेंट चर्च, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नॉट प्रोलिटेरिएट, कैथोलिक चर्च या प्रोटेस्टेंट चर्च, पर है तो ईसाई, तो विवाद होने के उतने कम चांसेस हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं। पर भारत जैसा देश, भारत में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और भारत में तो ऐसे कितने धर्म है जो भारत से ही जन्मे हैं, जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, तो इतने ज़्यादा धर्म होते हैं। तो ऑब्वियसली धर्मों का मतलब ही होता है विचार, तो अलग अलग विचार जो होते हैं उनके मतभेद होने के पूरे चांसेस होते हैं, कम्युनल राइट्स होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हम लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं बन सकते थे, इसीलिए हमने पंथ निरपेक्ष करा अपने आप को, यानी कि भारत में जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, आपके पास आज़ादी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आज़ादी है आपके पास। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, बस शर्त है कि कॉन्साइंस होना चाहिए, मतलब अंतरात्मा से होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, तो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। परंतु शासन प्रशासन धर्म से अलग नहीं हो सकता। शासन प्रशासन इसीलिए आपको दिखता होगा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी जाती है, डीएम साहब खुद वहाँ आते हैं। तो भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे ये बात, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया है एक सिंपल वे में, राइट। और भारत क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है हेट्रोजोनियस सोसाइटी है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, विविधतापूर्ण देश है ये। तो यहाँ पर एक धर्मनिरपेक्ष को अपनाना गलत है, तो इसीलिए हम लोग सेक्युलर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि हम कहते हैं आर्टिकल 1 में इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जैसे पाकिस्तान को आप देखिए, पाकिस्तान क्या लिखता है, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट, पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक स्टेट। पर भारत में हम क्या लिखते हैं, इंडिया डेट इज़ भारत, यानी कि इंडिया का कोई धर्म नहीं, यानी कि हमारे वहाँ जो राज्य हैं और या जो राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या कोई भी अथॉरिटी है जो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है,
उसका कोई धर्म नहीं होता है, राइट। तो राज्य के स्तर पर देखेंगे तो कोई धर्म नहीं है, और अगर लोगों के स्तर में देखेंगे, नागरिकों के स्तर में देखेंगे, तो नागरिक के पास आज़ादी है, वो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये है हमारा सेक्युलर। आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा, हम लोग सेक्युलर तो हैं, परंतु हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखना है, राइट। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक। देखिए, हमारे वहाँ जो डेमोक्रेसी है वो केवल राजनीति, पॉलिटिकल डोमेन तक सीमित नहीं है, वो सोशल के डोमेन में भी आती है। जैसे मुझे एक बात याद आ रही बी आर अम्बेडकर की किताब की। बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बात बोली थी कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जब तक उसका आधार सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लंबी नहीं चल सकती है। आई रिपीट, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसका जो बेस है वो हमेशा सोशल डेमोक्रेसी में होना चाहिए, अदरवाइज़ वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगी। तो इस तरह की लाइन आप अपने मीन्स में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एडल्ट सफरेज की बात होती है कि सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। जैसे भारत में आप जानते हैं 18 साल का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी रेस का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी सेक्स का है, किसी भी रिलीजन का है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। समानता दिख रही है हमें, क्योंकि डेमोक्रेसी में समानता का बड़ा महत्व होता है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, किसी भी वर्ग का आदमी चुनाव में भी खड़ा हो सकता है और चुनाव में एज अ वोटर भी वोट डाल सकता है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु ये तभी चलेगा जब सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेसी में क्या आता है आपका, जैसे कानून के समक्ष समानता होती है, समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अमीरी गरीबी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत नहीं की जाएगी। तो ये सब आपके सामाजिक लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, राइट। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इसीलिए हमारे अंबेडकर साहब ने ये बात बोली थी कि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार क्या होना चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र, तभी ये राजनीतिक लोकतंत्र लंबा चल सकता है, राइट। तो ये बात आप याद रखिएगा, राइट। आगे देखते हैं। अब रिपब्लिक की बात करते हैं। रिपब्लिक, भारत जो है वो रिपब्लिक है, वो एक गणराज्य है। गणराज्य का क्या मतलब होता है, देखिए रिपब्लिक को समझने के लिए आप इसे मोनार्क से टैली कर सकते हैं। मोनार्क क्या है, क्योंकि मोनार्क में भी लोकतंत्र है। जैसे यूके में आप देख लीजिए, यूके में डेमोक्रेसी भी है, मोनार्की भी है। परंतु ये बात याद रखिएगा, जब भी मोनार्की और डेमोक्रेसी अगर आपको एक साथ दिखती है तो वहाँ पर ये जो मोनार्की होती है नॉमिनल हो जाती है। नॉमिनल मतलब नाम मात्र हो जाती है, रियल शक्ति तो आपके लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंट के पास होती है। इसलिए यूके का एग्जाम्पल आप रख सकते हैं। अब समझने वाली बात है कि मोनार्की में क्या होता है कि मोनार्की में आपका एक तरह से राजवंश चलता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा गद्दी पे बैठेगा या क्वीन बैठेगी, यानी कि एक जो कुलीन वर्ग होता है किसी समाज का, वही क्या है, गद्दी पे बैठता है राजा की, मोनार्की की। परंतु भारत ने इसको नहीं लिया, क्योंकि मैंने बताया ना भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। तो भारत अगर ऐसा लेता तो किसी वर्ग को अगर हमेशा ऊपर रखा जाता तो जो अन्य वर्ग हैं वो नाराज़ हो जाते। डाइवर्सिटी है ना भारत में बहुत ज़्यादा, इसलिए भारत में जो हेड ऑफ अ स्टेट होगा, जो राजा होगा, वो निर्वाचित होगा। मोनार्क में क्या है, वो मनोनीत होता है, नॉमिनेटेड होता है। पर इसी को अगर नॉमिनेशन को आप इलेक्टेड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, रिपब्लिक। तो भारत ने क्या बनाया अपने आप को, रिपब्लिक। कब बनाया, 26 जनवरी 1950, औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950। जैसे यहाँ पर 1949 लिखा है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। भारत ऑफिशियली रिपब्लिक कब बना, 26 जनवरी 1950, औपचारिक रूप से। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करेंगे लिबर्टी की। देखो लिबर्टी मैंने आपको बता ही दिया था, हन्ना आरेंट वाली बात याद रखिएगा कि फ्रीडम को उन्होंने दो रूप दिए थे, सोवरेनिटी और लिबर्टी। लिबर्टी हमेशा क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, क्योंकि होनी भी चाहिए। सभ्य समाज की नींव हमेशा सीमा में ही होती है, रेगुलेशंस होने चाहिए, राइट, लिमिटेशन होना चाहिए। तो लिबर्टी मीन्स क्या होता है, लिबर्टी मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी कि जहाँ पर आपको रोका नहीं जाता है वो आपकी लिबर्टी होती है, राइट। और मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ पर क्या लिखा है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आपके पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति करने का अधिकार होता है। पर इसी का अपवाद आपको, इसी का एक्सेप्शन आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिखाई देता है, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि ये लिबर्टी जो होती है वो एक हमेशा क्या होनी चाहिए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत में देख लीजिए लिबर्टी आपको क्या मिलती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप,
ये सब आपको कहीं ना कहीं कहाँ रखे गए हैं, फंडामेंटल राइट में। देखिए एक्सप्रेशन की कहाँ मिलती है, आर्टिकल 19 में। बिलीफ और फेथ कहाँ मिलता है आपको, आर्टिकल 25 और 26 में। वर्शिप भी इसी में आ गया आपका। तो ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। साधारण राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है, प्राथमिकता हमेशा फंडामेंटल राइट्स को मिलती है, और फंडामेंटल राइट्स को तो आपके राज्य भी नहीं छीन सकता। अगर राज्य छीनने का प्रयास करेगा तो उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, और लोगों के पास अधिकार होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं तो आप सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो आपका है जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो सिद्धांत आए थे हमारे 3 मुख्यतः, जैसे भारत के जो प्रेम्बल है उसमें भी आपको दिखेंगे 3 सिद्धांत, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लेफ कहते हैं इसे। ये जो उद्देश्य में मैंने रखा था प्रेम्बल में, जो एक ऊपर तो विशेषताएं होती हैं, उसके नीचे होता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो ये 3 सिद्धांत हैं, ये लिए गए हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था आपका 1789 से 99। फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पता ही है नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आया था, ठीक है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन हमारा यहाँ होता, तो यहाँ से ये आया था आपका लेफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो भारत ने लिया है, राइट। ओके, अब हम बात करेंगे इक्वालिटी की। देखो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ग को एक स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा, सभी को समान देखा जाएगा। जैसे आर्टिकल 14 देख लीजिए, कानून के समक्ष हर कोई समान होगा। ऐसा नहीं कि कोई प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट का बेटा है, प्रधानमंत्री का बेटा है और कोई गरीब का बेटा है, तो प्रधानमंत्री के बेटे के लिए कानून अलग होंगे और गरीब के बेटे के लिए कानून अलग होंगे, ऐसा नहीं है। कानून के समक्ष हर कोई समान है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे 14, 15, 16, 17, 18, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये सारे के सारे समानता की बात करते हैं। 14 हमारे कानून के समक्ष की बात करता है, 15 हमारे समाज में करता है, ठीक है। 16 भी है, 16 हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में करता है। 17 तो जो कहता है जो दलित वर्ग है, जो छुआछूत वाला, जो जिन्होंने झेला काफ़ी, उस तरह को प्रतिबंध करता है। और जो आर्टिकल 18 है वो हमें टाइटल जो है, जो राजा रजवाड़े होते थे, आपने आगे राजा का टाइटल लगाते थे, वो नहीं लगा सकते, ठीक है। जो 17 जो टारगेट करता है वो गरीबों को करता है, जो बहुत निचले वर्ग में रह गए थे छुआछूत के कारण, तो उनके साथ कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। और आर्टिकल 18 जो टॉप लेवल के थे, राजा महाराजा, जो राजा की उपाधि करके वो समाज में अपना वर्चस्व कायम करते थे, वो नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे 17 और 18 क्या करता है, मिल के काम करता है, राइट, समानता लाता है। तो ये है समानता की विशेषता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल 3 to 5, 3 to 6 को डाला जा रहा है, तो यहाँ पर ये राजनीतिक समानता है। जब इलेक्टोरल रोल्स बनाए जाते हैं तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, राइट। जब एडल्ट सफरेज भी होता है तो केवल एक आयु को रखा जाता है, अन्यथा किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सिविक इक्वालिटी, जिसे आप सोशल इक्वालिटी भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी। और नीचे वाला है आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी, जैसे DPSP, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जो भाग 4 में आते हैं, वहाँ पर देखिए आर्टिकल 39 को देखेंगे तो यहाँ पर सभी को एक जीविका देने का प्रयास किया करेगा राज्य, सभी को, और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, और उसी काम के अनुसार उनको उस हिसाब से वेतन दिया जाएगा, वेजेस दी जाएंगी। जैसे मनरेगा का नाम आपने सुना होगा, 2005 में आया था मनरेगा, जिसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया था 2009 में, राइट। और वर्तमान में आपको पता है मनरेगा को हटाने की बात हो रही है, आप देखिएगा उसमें। और 16 देख लीजिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से एक सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी भी अपने तीन डायमेंशन में काम कर रहा है। सामाजिक स्तर पे काम कर रहा है, आर्थिक स्तर पे काम कर रहा है और राजनीतिक स्तर पे काम कर रहा है। तो हमारे वहाँ आप देख रहे होंगे भारत में जो समानता है, इक्वालिटी, वो कितनी खूबसूरत है, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फ्रेटर्निटी। देखिए फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा तभी होगा जब कॉमननेस होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे सिटीजनशिप हम एक देते हैं, एक राष्ट्रगान रखते हैं, एक राष्ट्रगीत रखते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, हमारे मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं दीपक मिश्रा साहब, तो उन्होंने कहा था कि जब भी PVR में कोई मूवी शुरू होगी तो पहले एक राष्ट्रगान बजना चाहिए। अब राष्ट्रगान जब बजता है तो उस PVR में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आए रहते हैं, तो सब एक साथ खड़े होते हैं। तो उससे क्या होता है, एक ब्रदरहुड की भावना आती है, ठीक है। तो यही फ्रेटर्निटी का सबसे बड़ा वर्च्यू होता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड लाना, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप्स होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे जो 42वें संशोधन से जोड़ी गई थी, 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़े गए थे 10, और एक जो एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी वो 86 अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, जो 2002 में हुआ था। तो आपको पता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 51A में जोड़ा गया है। तो वहाँ पर भी अब ऐसा नहीं है कि भैया ये फंडामेंटल ड्यूटी हिंदू करेंगे, ये फंडामेंटल ड्यूटी मुस्लिम करेंगे, वो सभी के लिए समान है। तो सभी के लिए एक ही फंडामेंटल ड्यूटी है। तो वो भी क्या करता है, वो ड्यूटी जब कॉमन हो जाती है तो ब्रदरहुड लेके आती है, राइट। तो ये बात याद रखेगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे KM मुंशी साहब हैं, जो एक संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड। यानी कि यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्ति जो हैं, उनका जो एक पर्सनैलिटी होता है, पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ पर होता है उनका आचरण,
उनके मॉरल वैल्यूज़, उनकी लाइफ, ये सब जो है सबकी क्या है, सिख पवित्र है। तो सब बराबर हैं, पवित्र मतलब सब पवित्र हैं, सब बराबर हैं। ठीक है, ये बात कौन कहते हैं, के मुंशी, राइट। द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ, अब ये चीज़ खत्म हो गई, ठीक है, ये जो फ्रेटर्निटी वाली बात है। अब एक वर्ड आ गया आपका इंटेग्रिटी, क्योंकि मैंने बताया 42वें संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, एक जोड़ा गया था सोशलिस्ट, समाजवादी, और तीसरा था आपका अखंडता यानी कि इंटेग्रिटी। पहले केवल यूनिटी था, अब इंटेग्रिटी को भी जोड़ा गया है, द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, अब इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि भारत एक अखंड देश है, यानी कि खंडित नहीं हो सकता। यानी कि जो हमारी, क्योंकि हम भारत में हमारी 2 सरकारें काम करती हैं, केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार और राज्य स्तर पे राज्य सरकार है। अब राज्य सरकार कभी भी कोई ऐसा प्रयास नहीं करेगी कि वो देश को खंडित करने का प्रयास नहीं करेगी। जैसे आपको पता है, जैसे मैं हैदराबाद को देखूं, वहाँ पर मुस्लिम बहुमत है। जैसे मैं बंगाल को देखूं तो बंगाल में हिंदू मुस्लिम बराबर दिखते हैं। जैसे मैं यूपी में देखूँ, यूपी में ज़्यादा हिंदू हैं। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी होती है कि यहाँ पर बहुमत के पास ही पावर आती है, तो धर्म के आधार पे भी वोटिंग होती है। तो यूपी में कल ऐसा ना हो जाए कि मुस्लिम जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए, या हैदराबाद में ऐसा ना हो कि हिंदूज़ को नुकसान पहुंचाया जाए। और वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो ये कोशिश ना करें कि टुकड़े करने की कोशिश ना करें। तो इसलिए साफ कहा गया है कि भारत हमेशा एक अखंड राज्य बना रहेगा। किसी भी तरह से इसमें कोई भी सोच भी नहीं आनी है भारत को खंडित करने की। और ये अखंड और जो है, जो इंटेग्रिटी है, वो यूनिटी के बिना नहीं आ सकती। यूनिटी मतलब लोगों में एकता होनी चाहिए, और एकता बिना फ्रेटर्निटी के नहीं आ सकती। भाईचारे की फीलिंग होगी तभी तो यूनिटी आएगी। जब आप मैं अगर हम सोचेंगे हम किसी इस धर्म के हैं और हमें लगता है हमारा धर्म ऊपर है, और इसका मतलब क्या हो गया, दूसरे का धर्म तो नीचे है, तो यूनिटी कहाँ से आएगी? और यूनिटी नहीं आएगी, राइट, क्योंकि पहले तो भाईचारा तो आएगा ही नहीं। अगर आप ये दिखाओगे कि मेरा धर्म ऊपर है, तेरा धर्म नीचे है, तो भाईचारा नहीं आएगा। भाईचारा नहीं आएगा तो यूनिटी कहाँ से आएगी? और यूनिटी नहीं आएगी तो ऑब्वियसली हमारा देश खंडित हो सकता है, तो अखंडता नहीं आएगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अखंड शब्द को जोड़ा गया हमारे प्रियम्बल में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बी आर अम्बेडकर की बड़ी प्यारी सी बात है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, लेफ्ट जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है ये सिद्धांत। तो बी आर अम्बेडकर इसमें कहते हैं ये ट्रिनिटी है एक, यानी कि कभी भी कोई समाज की, खासकर लोकतांत्रिक समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते जहाँ पर हम लिबर्टी तो दे रहे हैं, फ्रेटर्निटी दे रहे हैं, पर इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो कोई लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, या हम इक्वालिटी दे रहे हैं, फ्रेटर्निटी दे रहे हैं, पर लिबर्टी नहीं दे रहे, तो उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इन तीनों का आपसी संबंध होता है, इन तीनों का आपसी संबंध होता है। एक मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूँ, ये आसान हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिबर्टी दी जा रही है, टेक एन एग्जाम्पल, एक स्वतंत्रता दी जा रही है, और फ्रेटर्निटी बंधुता दी जा रही है, पर समानता नहीं दी जा रही है। अब मनरेगा की स्कीम ले लेते हैं। मनरेगा में क्या है कि आपके पास आज़ादी है, आप अपना, है ना, हर किसी के पास आज़ादी है कि आप अपना काम, जो आपके मन है वो काम आप कर सकते हैं। ये आज़ादी दी जा रही है आपको मनरेगा के तहत कि आप काम करिए। तो काम सब कर रहे हैं, ठीक है। अब सब कर रहे हैं तो काम तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। राष्ट्रगान एक ही बनाया जा रहा है, नागरिकता एक ही दी जा रही है, चलो भाई, है ना, कि लोगों के पास क्या होगा, आपस में ब्रदरहुड बढ़ेगा, परंतु समता नहीं जा रही है, इक्वलिटी नहीं दी जा रही। मतलब इस मनरेगा में औरतों को शामिल नहीं किया जा रहा है। तो सोचिए औरतों के मन में क्या आएगा, सिर्फ मेल्स को शामिल किया जा रहा है, औरतों को नहीं किया जा रहा है। तो क्या आगे चलकर ये फ्रूटफुल होगा? नहीं, फ्रेटर्निटी खत्म हो जाएगी, फ्रेटर्निटी खत्म हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये काम नहीं कर पाएगा, एक लोकतंत्र अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो होता है, इसका एक क्या कहा गया है, इसका एक ट्रिनिटी होता है। ये आपस में क्या होते हैं, जब मिलके काम करते हैं तभी लोकतंत्र की जीत होती है। तो पर्पस ऑफ लोकतंत्र, पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, इसको मेंटेन करना, इन तीनों को मेंटेन करना, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं जस्टिस की बात। देखिए जस्टिस, अब जस्टिस जो है हमारा, जस्टिस भारत में जस्टिस जो है वो केवल एक इंडिविजुअल तक सीमित नहीं है। जैसे अगर मैं प्लाटो को लूँ, प्लाटो ने जस्टिस की बात जो है वो केवल इंडिविजुअल तक नहीं करी थी, उसने समाज के जस्टिस की भी बात करी थी प्लाटो ने, राइट। तो वैसे ही हमें दिखता है कि भारत में भी जो जस्टिस है वो केवल एक सिर्फ इस पैमाने में नहीं देखा जा सकता जस्टिस की किसी को दंड देना है, कि जो फैसले लेने हैं वो एक को दंड देना है और एक को कहीं ना कहीं खुश कर देना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, दंड देना न्याय को जन्म देगा, ये नहीं होता है। कभी कभी समझौता कराना भी न्याय होता है।
एग्जाम्पल देखिए, भारत में आपको पता ही है 1984 से फैमिली कोर्ट को स्थापित किया गया। आई रिपीट, 1984 से फैमिली कोर्ट्स को स्थापित किया गया और फैमिली कोर्ट्स का ज़्यादातर ये मकसद बनाया गया कि जो भी विवाह से संबंधित या फैमिली से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसको काउंसलिंग द्वारा सॉल्व किया जाए। ऐसा नहीं कि सीधे भैया सेक्शन के हिसाब से दंड दे दिया, ख़त्म। क्योंकि क्या होता है, आप समझिए हस्बैंड वाइफ में उनका डिवोर्स होने वाला है और उनके 2 बच्चे हैं और हस्बैंड कमाने वाला है, वाइफ नहीं है। अब मानते हैं डिवोर्स हो गया, अब बच्चों को कौन पालेगा? तो इसीलिए हमेशा दंड देना ही सॉल्यूशन नहीं होता न्याय के लिए, कभी कभी समझौता कराना भी न्याय का एक सिद्धांत होता है। तो वही चीज़ है हमारे वहाँ, जो जस्टिस होता है वो केवल एक ही पैमाने में काम नहीं करता है, वो अलग अलग। तो यहाँ पर सोशल जस्टिस का ध्यान दिया जाता है, ठीक है, यानी कि किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 15 है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 3 to 5 है, आर्टिकल 3 to 6 है। इनमें सब में आपको दिखेगा कि भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये एक सामाजिक न्याय हो गया, राइट। और आरक्षण देना, जो दबा कुचला वर्ग है उनको आरक्षण देना, तो ये भी क्या है, एक सामाजिक न्याय है। इकोनॉमिक जस्टिस देख लीजिए कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल 16 जो है, जहाँ पर आपको मेरिट बेस्ड मिलता है कि आप अपने आप को प्रूफ करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट बेस। ऐसा नहीं है कि तुम राजा के बच्चे हो, राजा रजवाड़े के बच्चे हैं तो तुम्ही को नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया इकोनॉमिक जस्टिस, राइट। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जस्टिस आप देख लीजिए। इकोनॉमिक जस्टिस में आपका वो भी आ सकता है, जैसे आप प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, जो अमीर ज़्यादा है, जो ज़्यादा कमा रहा है उसको ज़्यादा टैक्स देना है, जो बहुत कम कमा रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा है। तो ये भी तो एक इकोनॉमिक जस्टिस हो गया। और पॉलिटिकल जस्टिस में आपको पता है कि हम सभी को क्या मिलता है, इक्वल वोट का अधिकार मिलता है। मतलब भारत में क्या होता है, हर आदमी का एक वोट का एक ही वैल्यू होता है, चाहे वो राष्ट्रपति का वोट हो, चाहे वो हमारा वोट हो, स्टूडेंट का वोट हो, तो उसका वैल्यू तो एक ही है ना। तो आप देख रहे होंगे जस्टिस हमारा सोशल लेवल में भी काम करता है, इकोनॉमिक लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल में भी। और ये जो हमने जस्टिस का जो 3 पैमाने दिख रहे हैं आपको, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमने रशियन रिवोल्यूशन से लिया है, रशियन रिवोल्यूशन। तो LEF हमने कहाँ से किया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो मुख्यतः 3 सिद्धांत हमने लिए हैं, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिए हैं। और हमारा जो जस्टिस है, जो 3 जगह काम करता है, वो हमने कहाँ से लिया है, रशियन रिवोल्यूशन से। अब देखिए स्टेटस ऑफ प्रिएम्बल, ठीक है। देखिए स्टेटस ऑफ प्रिएम्बल का मतलब क्या है, यहाँ पर एक मुद्दा उठ गया था कि प्रिएम्बल जो है क्या वो भारत के संविधान का अंग है, पार्ट है या नहीं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं आपको बेरुबरी केस में ले जाऊं, बेरुबरी केस 1960 का, तो वहाँ पर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि जो प्रिएम्बल है वो भारत के संविधान का भाग नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर बेरुबरी केस 1960। पर वहीं पर मैं अगर आपको ले जाऊँ केशवानंद भारती केस 1973, अभी तक का ऐतिहासिक केस है ये, क्योंकि सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस की बेंच इसमें बैठी थी, केशवानंद भारती केस 1973 का, जिसका वर्डिक्ट 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो 24 अप्रैल 1973 में जब इसका वर्डिक्ट आया था तो इसमें साफ कहा गया था कि जो प्रिएम्बल है वो एक इनसेपरेबल पार्ट है हमारे संविधान का, इनसेपरेबल पार्ट। 1973 में प्रिएम्बल को संविधान का एक अभिन्न अंग बना दिया। इसलिए आपको दिखता है ना 1973 में ये जजमेंट आया था, वर्डिक्ट आया था 1973 में। इसीलिए आपको दिखता है 3 वर्ष बाद 42वें संशोधन के द्वारा, क्योंकि संशोधन संविधान में आर्टिकल 368 के द्वारा होता है। अगर प्रिएम्बल अब संविधान का अभिन्न अंग है, प्रिएम्बल एक पार्ट है संविधान का, तो प्रिएम्बल में भी हम संशोधन कर सकते हैं। इसीलिए 42वें संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर। अब आप समझ पाए होंगे। तो इस तरह से ट्रेडिशनल व्यू में हमें दिखता है कि प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर एक मॉडर्न व्यू में हमें दिखता है प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, यानी कि अमेंडमेंट किया जा सकता है, राइट। तो आपने देखा होगा किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, कितना डेप्थ आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि CET का जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था तो पता चला था ये तो सिविल सर्विसेज के लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट, क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, राइट। तो इसीलिए याद रखिएगा ये जो प्रीलिम्स कोर्स है आपके CET का, वो पड़ेगा आपको, जिसमें आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो मात्र आपको 4999 का पड़ेगा। 50% डिस्काउंट है तो मात्र आपको 4999 का पड़ेगा। तो स्पेशल ऑफर का इस्तेमाल करिए। हाँ, जिन लोगों ने तैयारी करी है वो देखना चाहते हैं उनका लेवल क्या है, तो वो उनके लिए मात्र टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है ऑनलाइन, ये पड़ेगी आपको मात्र 1499, राइट। इसमें भी 50% डिस्काउंट है। और नीचे आप देख रहे होंगे ये हमारा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है फॉर CET, तो इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है और तक भी पहुंचाना है ये, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, क्योंकि रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ अपलोड कर दिए जाते हैं। और ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, तो आपके कोई भी मैसेजेस हैं, कोई भी क्वेरी हैं, आप इसमें हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। तो यहीं सेंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।